तो देखो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहला जैसे तुम पूछे भी थे जब हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किए थे तो कि एमओटी को लाना क्यों पड़ा, इस थ्योरी को लाना क्यों पड़ा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, एमओटी क्यों, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्यों लाना पड़ा। तो अगर तुम लोग बुक पढ़े हो, कुछ अगर लगा है तुम लोगों को इसके पीछे रीजन, तो बोलो कोई भी जिसको भी समझ में आए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्यों लाना पड़ा। एक तो ये है O2 के पैरामैग्नेटिक वेव। ओके, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यही रीजन है। ठीक है, हालांकि ये तुम लोग कनेक्ट कर पाओगे जब आगे थोड़ा पढ़ लोगे मोटी तब, बट अभी जस्ट लिख रहे हैं हम लोग। देखो है क्या, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो तुम लोग पढ़ चुके हो, उसके अकॉर्डिंग अगर तुम O2 का निकालने की कोशिश करो तो तुमको ये दिखेगा O2 जो मॉलिक्यूल है, O2 जो तुम्हारा मॉलिक्यूल है वह O2 मॉलिक्यूल जो है वो तुम्हारा डायमैग्नेटिक आएगा। यह VBT के अकॉर्डिंग, बट जब एक्सपेरिमेंटली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, बट एक्सपेरिमेंटली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि O2 जो है इट इज ऑब्जर्व टू बी पैरामैग्नेटिक। एक्सपेरिमेंटली यह पैरामैग्नेटिक होता है। तब इसको कैसे एक्सप्लेन करें। पहला तो ये आता है, तुम लोग को ये समझ में आ रहा है क्या कि VBT से O2 डायमैग्नेटिक क्यों है। हाँ भैया, बोलो क्यों। तो उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। नहीं, डायमैग्नेटिक में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। हाँ भैया, मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। देखो होता क्या है, देखो VBT से अगर तुम एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, समझ लो, अगर पहले नहीं समझ में आ रहा है तो ये स्टेटमेंट को हम ये कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू VBT O2 डायमैग्नेटिक क्यों है। तुम VBT में क्या बोले थे कि O2 है, इसका मतलब हुआ O डबल बॉन्ड। तुम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखो, सीधा वैलेंस सेल का लिखते हैं 1s2 2s2 2p2। हम सीधा लिख रहे हैं यहाँ पे 2s2 2p2 2s2 2p2। सिमिलरली दूसरे ऑक्सीजन का भी यही हाल होगा। बोलो, कुछ बोल रहे हो क्या। 2p4 होगा। सॉरी 2s2 2p4 2s2। देखो होता क्या, सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम में देखो तो तुम्हें 2s2 पूरा फील्ड है, तो उसमें तो अनपेयर्ड है नहीं। 2p4 का करके देखो तो तुम्हें दिखाई देगा शायद कितना अनपेयर्ड 2p4 में दो है। बट वो जो दो अनपेयर्ड है ना, वो इसके साथ ओवरलैप करके वो अनपेयर्ड भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अकॉर्डिंग टू VBT। इसका हाफ फील्ड इसके हाफ फील्ड के साथ ओवरलैप किया, इसका हाफ फील्ड 1 था, इसका हाफ फील्ड 1, दोनों ओवरलैप किया, 1 1 कितना हो गया 2, वो आपस से फिल हो गया। जी से फिल हो गया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है तो बताए थे डायमैग्नेटिक उसको बोलते हैं। इसीलिए अकॉर्डिंग टू VBT ये O2 मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होना चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटली इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जो तुम VBT से जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कि O2 मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया कहां से, क्योंकि ओवरलैप हो गया तो पेयर्ड हो जाना चाहिए, लेकिन अनपेयर्ड आया कहां से, पैरामैग्नेटिक हुआ कैसे। अब आता है क्वेश्चन कि कैसे लोगों को दिखा एक्सपेरिमेंटली पैरामैग्नेटिक है, कैसे दिखा पैरामैग्नेटिक। इसका आंसर ये है कि पैरामैग्नेटिक बताया था तुम लोगों को, पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए वो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड पास करा करके देखा गया होगा O2 मॉलिक्यूल से, वो डिफ्लेक्शन शो किया होगा, तो ऐसा लगा होगा लोग कि भाई अगर ये डायमैग्नेटिक होता तो फिर डिफ्लेक्शन शो नहीं करना चाहिए था, बट चूंकि ये शो कर रहा है इसका मतलब से मैग्नेटिक बिहेवियर है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अब उसके लिए नया थ्योरी डेवलप करना पड़ा, यानी मॉलिक्यूल में आकर के ऑब्जर्वेशन कहीं कहीं गलत आ रहा है।
तो मॉलिक्यूल के लिए हम लोग नया थ्योरी डेवलप कर दिए जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, टू ऐसा जैसे हाइब्रिडाइजेशन में भी कुछ ऑब्जर्वेशन किए, गड़बड़ आ रहा था कि मीथेन में चारों बॉन्ड लेंथ सेम कैसे आ गया, अलग अलग होना चाहिए, तो फिर हाइब्रिडाइजेशन लाइफ से तो ये भी है। तो ये हो गया व्हाई एमओटी, लिखना तो क्विकली लिखो फिर आगे बढ़ेंगे। और ये चीज और तुम अच्छे से समझ पाओगे पैरामैग्नेटिक क्यों है, आगे बताएंगे, इसमें भी डायग्राम वगैरह बनाना पड़ता है, वहां से निकालोगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तुमको दिख जाएगा कि हाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये थ्योरी पढ़ोगे। चलो ठीक हो गया व्हाई एमओटी। अब दूसरा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। अगर जस्ट इसको हम एक लाइन में बोलना चाहें, जैसे हम बीबीटी में भी बोले थे, बीएससीपीआर थ्योरी में भी बोले थे, एक्सप्लेन करेंगे, बट एक लाइन में अगर बोलना चाहते हम ये बोलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये बोलता है कि जैसे कि एटम का इलेक्ट्रॉन उसके एटॉमिक ऑर्बिटल में होता है, सिमिलरली मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वह एटॉमिक ऑर्बिटल में नहीं होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होता है। बस यही है इसका स्टेटमेंट। एटॉमिक ऑर्बिटल में पाया जाता है, बट जो ही वो एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाया, अब एटॉमिक ऑर्बिटल का दुनिया खत्म, उसका आइडेंटिटी अब एग्जिस्ट नहीं करता। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है और उस मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन है वह अब एटॉमिक ऑर्बिटल में नहीं है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। यही है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है, यानी इसको और बोलना चाहिए ऐसा कुछ, O2 मॉलिक्यूल है मान लो, ये O, ये O, तो यह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये बोलता है जब यह ऑक्सीजन अकेले है तो यह एटम है, और इसका इलेक्ट्रॉन 8 जो इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन जो है वह एटॉमिक ऑर्बिटल में 1s2 2s2 2p4, इसका भी इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p4 में, जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल। बट जो ही ये अब एटम से कंबाइन करके मॉलिक्यूल हो गया, अब वो एटॉमिक ऑर्बिटल 1s2 2s2 2p4 एग्जिस्ट नहीं करता है, और अब इन दोनों का 8 8 कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 16। वो 16 का 16 इलेक्ट्रॉन एक नया डब्बा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो इस थ्योरी में आके डिफाइन किया, उस डब्बे में अरेंज किया जाएगा, जो 1s 2s 2p जैसा कुछ भी नहीं है उसका, वो नया कुछ है। एक लाइन में लिख लो, लिखना चाहो लिख लो, मतलब अगर बोलना चाहो उसको स्टेटमेंट ऑफ एमओटी बोलना चाहो या व्हाट इज एमओटी, एक लाइन में बोलना चाहते हम ये बोलेंगे, लिख लो स्टेटमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक लाइन में, फिर एक्सप्लेन में तो डिटेल में तो जाने वाले। लिख लो स्टेटमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, या जंक्शन भी लिख सकते हो, जिम ऐसा कर रहे हैं, इसमें लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन्स इन ए मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन्स इन ए मॉलिक्यूल आर, electrons in a molecule are filled in molecular orbital, ब्रैकेट में लिख सकते हो सिमिलर टू electrons of an atom are filled in atomic orbital। यानी कुछ वैसा, एटम का इलेक्ट्रॉन है तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल में होगा, मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन है तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होगा, वही ये थ्योरी बोला। तो वहां से तुम इसको ये कर सकते हो, एनालॉजी बोल सकते हो कि एटम का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में, तो मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो गड़बड़ क्यों हो रहा है, तुम भाई मॉलिक्यूल को क्या कर रहे हो, एटॉमिक ऑर्बिटल से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो O2 को, तो वो थ्योरी बोलता है भाई मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन तुम सोच रहे हो कि 2p4 है, बट 2p4 में है नहीं, ये कहीं और, इसलिए तुम्हारा रिजल्ट गलती आ रहा है O2 के बाद। तो ये तुम्हारा एक लाइन का स्टेटमेंट हो गया। अब इस स्टेटमेंट में या जंक्शन में देखो तो एक वर्ड नया आ गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो तुम अभी तक नहीं पढ़े थे। तो अगला क्वेश्चन होगा व्हाट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लिखो अगला क्वेश्चन, व्हाट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये वर्ड बार बार अब आने वाला है, इसलिए इसको अलग से डिस्कस कर लें फिर आगे बढ़े तो जैसे। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा व्हाट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। शॉर्टकट हम एमओ लिखा करेंगे बार बार, ठीक है। व्हाट इज एमओ, तो याद होगा तुम लोगों को एटॉमिक ऑर्बिटल का भी हम लोग डेफिनेशन किए थे जी भैया, उसी तरह यहाँ पे इसका डेफिनेशन जस्ट करने वाले हैं। तो बोलो तुम लोग को क्या लगता है, उसी से मैच करके कुछ बोलने की कोशिश करो एटॉमिक ऑर्बिटल से। प्लेस है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल। बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही। वहां पे हम यही बोले थे, एटम में वो स्पेस जहाँ पे एटम का इलेक्ट्रॉन
के पाए जाने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम। क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल के अंदर वो स्पेस जहां पे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, जो कि पर्सनली हम उतना सही इस डेफिनेशन को नहीं मानते हैं, पर लिख लो, ये डेफिनेशन पर लिख लो, फिर दूसरा वाला लिख लो, ए स्पेस इन ए मॉलिक्यूल, a space in a molecule where the probability of finding an electron is maximum is known as molecular orbital. molecular orbital मॉलिक्यूल के अंदर 3D के अंदर वो एक स्पेस है जहां पे उसके इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का चांस या प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होता है। ये तुमको डेफिनेशन ज्यादातर बुक में लिखा हुआ मिलेगा, चलता है, पर ठीक है। बट दूसरा डेफिनेशन जो हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे आकर के, और वहां पे भी हम बोले थे, वो ये है वेव के टर्म्स में लिखवाया भी तुमको एटॉमिक ऑर्बिटल। दूसरा डेफिनेशन बाद में, एटॉमिक ऑर्बिटल कुछ नहीं है, वो एक फंक्शन है, मैथमेटिकल वेव फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन है जो उस इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को डिपिक्ट करता है, डिस्क्राइब करता है। लिख लो, दूसरा डेफिनेशन लिख लो, molecular orbital is a mathematical function which describes wave nature of an electron, in a molecule, और वहां पे होगा in an atom, यहाँ पे in a molecule। यह जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, सच में ये मैथ का एक फंक्शन है, XYZ में कुछ इक्वेशन होगा, ग्राफ जैसा कुछ, उस फंक्शन, ऐसा फंक्शन है जो उस मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को बताता है। अभी वेव नेचर वगैरह डिटेल में तुम समझोगे जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे, बट जस्ट यहाँ पर समझ लो कि इलेक्ट्रॉन भी एक तरह से वेव जैसा काम करता है। जब मूव कर रहा होता है तो सच में वो एक वेव प्रोड्यूस कर रहा होता है। उस वेव को डिस्क्राइब करने के लिए फंक्शन लिखते हैं, क्या यह वेव इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाएगा, वही तुम्हारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उसको डिनोट करते हैं। अभी तुम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बुक में देखोगे, यूज किया होगा एनसीईआरटी में भी, ऐसा साई से डिनोट करते हैं। इसको साई पढ़ते हैं, साई ये सिंबल, साई यानी फंक्शन है। कैसे बोलते हो पॉलिनोमियल को px fx, जस्ट एक अलग से डिनोटेशन नाम दे दिया गया, सिंबल दे दिया गया अलग से, बट ऐसा कुछ fx भी बोलो fxy भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सिंबल बना दिया गया स्टैंडर्ड, तो साई यूज करते हैं, बट जो उसको मैथ जैसा फंक्शन ही ट्रीट करो, कुछ नया मत समझो। साई से लिख लो, इट इज नोटेड बाय साई, ठीक है। मैथमेटिकली जब रिप्रेजेंट करेंगे तो साई से दिखाएंगे, यहाँ ये फंक्शन, इसका वेव नेचर जो इस फंक्शन से रिप्रेजेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। ये तुम्हारा होपफुली जस्ट बेसिक बोलो तो इस थ्योरी का प्रिंसिपल हम लोग समझ लिए, इसमें जो वर्ड आ रहा है उसका मतलब समझ लिए, अब आगे मूव ऑन हो सकता है, ठीक है। अब आता है कि हम तो अभी तक एटॉमिक ऑर्बिटल ही जान रहे थे, ये अचानक से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ गया। कहां से आ गया? एटॉमिक ऑर्बिटल ही मिलके बनाया या कहीं और से पैदा हो गया? इसका आंसर है एटॉमिक ऑर्बिटल से ही बनता है। तो अगला क्वेश्चन लिखो, हाउ आर एमओ फॉर्म्ड? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता कैसे? अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख रहे हैं हाउ आर, या हाउ इज भी लिख सकते हो, एमओ हाउ आर एमोस, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते कैसे? इसका आंसर है, नीचे लिखो, और इसको एक्सप्लेन करने वाले अगले 10 मिनट तक हम एमओ बन कैसे रहा। लिखो, इट इज फॉर्म्ड बाय linear combination. It is formed by linear combination of atomic orbitals.
यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये आपस में कंबाइन होकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। यानी इस ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल इस ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल से मिला, एटॉमिक ऑर्बिटल खत्म, अब कुछ नया आ गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसको बोलते हैं। इट इज फाउंड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये लीनियर का वर्ड का मतलब बताएंगे, कुछ देर में बताएंगे। और इसी में लिख लो, नोट करके इसी में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो as soon as a molecular orbital is formed, जो ही molecular orbital बनता है, comma there is no more existence of atomic orbitals। एक बार एमओ बन गया फिर एटॉमिक ऑर्बिटल का दुनिया नहीं है, उसको भूल ही जाओ। मतलब वो बना दिया, एटॉमिक ऑर्बिटल मिला, एमओ बना, अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल का एग्जिस्टेंस ही खत्म है, अब सारा कहानी एमओ से ही एक्सप्लेन होगा। ठीक है, जो ही एमओ बना एटॉमिक ऑर्बिटल का एग्जिस्टेंस अब खत्म। ये हो गया। अब आते हैं आगे, यानी देखो गौर से, तो इसका आंसर में तुम लिखे हो पहला लाइन कि एमओ जो है एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बनता है। अब ये कॉम्बिनेशन कैसे होगा वही हम लोग समझ रहे हैं। तुम्हारे पास यह एक एटॉमिक ऑर्बिटल जो तुम पढ़ते आए हो 1s 2s 2p जो भी, और दूसरा यह एटॉमिक ऑर्बिटल। दूसरा यह एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल में बताया तुम लोग को, ये भी एक फंक्शन होता है, मैथ का फंक्शन होता है। मान लो एटॉमिक ऑर्बिटल ए है, यह एक एटॉमिक ऑर्बिटल बी है, और फंक्शन है तो यहाँ पे हम लोग साई यूज कर रहे हैं जस्ट सिंबॉलिकली। तो इस एटॉमिक ऑर्बिटल का एक फंक्शन कुछ होगा, मान लो साई 1 या साई ए, जो भी बोलना बोल सकते हो, हम साई 1 बोल के चलते हैं। इसका फंक्शन साई 1 है, इसका फंक्शन साई 2। ठीक है, यह दोनों अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यह दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो सकता है, और कंबाइन हो करके, चूंकि यह दो एटॉमिक ऑर्बिटल है तो यह दोनों मिलेगा, जो ही मिलेगा नया दो डब्बा बनाएगा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। यानी यह दोनों मिलेगा। इन दोनों के मिलने का मतलब कुछ नहीं हुआ, मैथमेटिकली यह दो फंक्शन एक दूसरे पर ओवरलैप हो रहा है, साई 1 और साई 2। ठीक है, ये दोनों क्या करेगा, मिलेगा। अब ये जो दो फंक्शन आपस में मिलता है ना, इसको टर्म दे दिया, नाम दे दिया, इंटरफेरेंस बोला जाता है। फिजिक्स में पढ़ोगे, वेव चैप्टर जब पढ़ाएंगे, अभी जस्ट ध्यान रखो। दो वेव मिल रहा है, साई 1 साई 2 मिल रहा है, तो इनके मिलने के प्रोसेस को बोलते हैं या फेनोमेनन को बोलते हैं इंटरफेरेंस हो रहा है, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। तो साई 1 भी पहला वेव है और ये दूसरा वेव, दोनों आके टकराया किसी पॉइंट पे स्पेस में, तो बोलेंगे इन दोनों में इंटरफेरेंस हुआ। साई 1 और साई 2 में क्या हुआ, इंटरफेरेंस। अब यह दोनों टकराएगा तो दो पॉसिबिलिटी या समझना, दो पॉसिबिलिटी है। यह साई 1 भी अपना वेव है, यह भी एक वेव है। लिखना चाहो तो यहाँ लिख देते हैं, यह भी एक वेव है, इसको कुछ और मत समझो, यह भी एक वेव है। एटॉमिक ऑर्बिटल कुछ नहीं, एक वेव है, ऐसा हम बोलना चाह रहे हैं, वेव है। अब दोनों वेव मिला, अब जानते हो हर वेव का अपना अपना एम्पलीट्यूड होता है, पढ़े होगे 9th 10th में भी कि मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो एम्पलीट्यूड का। तो इसका अपना एम्पलीट्यूड कुछ होगा, इसका अपना एम्पलीट्यूड कुछ होगा। अब यह दोनों मिला तो जो नया वेव बनेगा उसका भी कुछ एम्पलीट्यूड होगा, हर वेव के करस्पॉन्डिंग को एम्पलीट्यूड होता है। अगर इन दोनों वेव के मिलने से नया जो वेव तीसरा बना, यानी जो तुम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलना चाह रहे हो, सच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसको बोलना चाहिए, वेव ना बोले तो, उस वेव का यानी उस नया फंक्शन साई 1 और साई 2 के मिलने से जो नया फंक्शन बनेगा, उसका एम्पलीट्यूड अगर इन दोनों से ज्यादा हो गया, बढ़ गया, तो बोलोगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। मतलब ये दोनों मिला है तो उससे कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ, बढ़ा है, कुछ एम्पलीट्यूड बढ़ा है। और दूसरा पॉसिबिलिटी है, यह दोनों ऐसे मिले कि रिजल्टेंट जो वेव बने तीसरा, उसका एम्पलीट्यूड इन दोनों से घट जाए, कम हो जाए।
तो बोलेंगे ये इंटरफेरेंस यानी जो मिला इंटरफेरेंस जो हुआ उसे डिस्ट्रक्शन हुआ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां से दो पॉसिबिलिटी, दो तरह का इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। अगर तुम्हारे पास डिस्ट्रक्टिव, जाके पढ़ना, ठीक है। कुछ लोग ऐसा मत सोचना कि भैया मैथ लगा रहे हैं इसमें, सच में इतना एनसीईआरटी में दिए हुआ है, ठीक है। तो किसी को मन में ऐसा मत मैथ लगा रहे हैं, ऐसा कुछ फंक्शन वंक्शन बोल रहे हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है सच में, ठीक है। तो ऐसा कुछ ना, हम लोग कुछ अलग बता रहे हैं जो सिलेबस में बता रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, दो तरह का इंटरफेरेंस है, दोनों को अलग अलग हम बोलेंगे, हैंडल करेंगे, ठीक है। अगला पेज में जस्ट बना डायग्राम बोल दिए, वापस हम लोग कंस्ट्रक्टिव अलग समझेंगे एक पेज में, फिर डिस्ट्रक्टिव अलग समझेंगे। नोट कर लियो तो बोल देना जस्ट। हो गया भैया। बाकी लोग इधर ये लोग अंजलि मनीषा तुम लोग लिख ली। जी भैया। नेक्स्ट पेज देखो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखो इसमें क्या होता है, दो चीज मिलेगा यहाँ पे भी, बस मिलने का तरीका अलग अलग है, इसलिए कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव वर्ड यूज कर रहे हैं। मान लो पहला आइटम का साइवन यहाँ, मान लो इसका ग्राफ हम ड्रॉ किए, जनरली ये सब साइनसोइडल ही होता है, ठीक है। तो साइन जैसा कुछ ग्राफ होगा इसका, जस्ट समझ लो, ज्यादा दिमाग मत लगाना, हम यही बोलेंगे, ठीक है। मान लो कुछ ऐसा है तुम्हारा, ठीक। चलो एक और बना ही देते हैं, ऐसा इतना साइवन है, ठीक है। इसका ग्राफ बनाए, फंक्शन है तो ग्राफ कुछ ना कुछ होगा, साइड टू का ग्राफ बनाए तो मान लीजिए कुछ ऐसा है, थोड़ा इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है उससे, मान लो यह दोनों आकर के आपस में किसी पॉइंट पे स्पेस में इंटरफेयर किया, मिला आकर, ये दोनों मिला, मान लो मिला, ठीक है। तो देखो गौर से, इसका पहला लो प्लस में, चुका अपवर्ड वाई में, पॉजिटिव वाई में, इसका भी पहला लो पॉजिटिव वाई, दूसरा लो माइनस में, इसका भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। करस्पॉन्डिंग लोब का अगर नेचर देखो तो सेम है, इसको फेज वर्ड यूज करते हैं, नहीं बोलेंगे यहाँ पे, जस्ट लोग बोल रहे हैं साइन के टर्म्स में समझा रहे हैं, प्लस प्लस। जब यह दोनों कंबाइन हुआ तो क्या हुआ देखना, इसका पहला लोब प्लस इसके प्लस के साथ कंबाइन करेगा, तो प्लस प्लस दो नंबर ऐड करोगे तो क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, बढ़ेगा, +2 + 4 क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। सिमिलरली माइनस वाला माइनस के साथ जाएगा तो माइनस माइनस नेगेटिव आएगा, बड़ा आएगा, यानी वैल्यू जो रिजल्टेंट तुम्हारा वाला एम्पलीट्यूड वो बढ़ेगा तो बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ से जो रिजल्टेंट आने वाला है तो अब बनाना मेरे लिए मुश्किल होगा, क्या करो एक ऐसा ही बनाओ जस्ट ग्राफ, बट उसका एम्पलीट्यूड क्या कर दो, ऐड कर दो, समझ रहे हो ना, ये और ये का हाइट ऐड होगा तो कुछ ऐसा कुछ मतलब ऊंचा तक ऐसा रहेगा वही से, बट जस्ट हाइट थोड़ा बढ़ा दो, तो फुली समझ गए होगे तुम लोग। तो अगर इसका एम्पलीट्यूड मान लो ये हाइट, ये वाला हाइट, कलर चेंज कर दे क्या, चलो बनाओ, तुम बनाना शुरू कर दो तुम लोग। अगर इसका हाइट मान लो ये A1 है, पहले का एम्पलीट्यूड,
ये हाइट इसका मान लो A2 है, तो रिजल्टेंट जो बनेगा ना इसका होगा A1 प्लस A2। बढ़ गया एम्पलीट्यूड, ऐड हो गया। और देखना गौर से, यह दोनों साई1 और साई2 एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये जो नया बना तुम्हारे पास इनके इंटरफेरेंस है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो ऐसा दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा सेम तरीके से। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक डिस्ट्रक्टिव से बन रहा है, और एक कैसे बनेगा नया बताएंगे, डिस्ट्रक्टिव, जिसमें इन दोनों का एम्पलीट्यूड घट जाएगा। डायग्राम बनाएंगे, पहले बना लो क्योंकि और ये दोनों तुम्हारा है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल। जो कि हम बोले थे कि एटॉमिक ऑर्बिटल मिलता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, वो इस डायग्राम से क्लियरली इलस्ट्रेट हो रहा है। और वैसे तुमको इसके मैथमेटिकल एनालिसिस का कोई यूज होने वाला नहीं एग्जाम में, क्योंकि मैथ्स वाला पार्ट डीप में जाना है नहीं, तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाता मैथ वाले पार्ट से। हो गया। हो गया, बाकी लोग हाँ भैया। हो गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट पेज, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगेन सेम चीज होने वाला है, ठीक है। साई1 साई2 साई1 साई2। यह ध्यान रखना, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहा है ना, एक ही एटम का दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल किसी और एटम का, ये किसी और एटम का, ऐसे है। ये कोई एटम ए, ये कोई एटम, ऐसा नहीं होगा एक ही एटम का दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो जाएगा मॉलिक्यूलर। भाई एक ही एटम कैसे मॉलिक्यूल बना पाएगा, तो वो क्यों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, ठीक है। तो जब वो किसी दूसरे से कंबाइन करने जाएगा तब ये चीज होता है। मान लो साई1 तुम्हारा पिछले केस जैसा ही है, जैसा बनाए थे वहां पे, उसका ग्राफ मान लो कुछ ऐसा है, ऐसा, ठीक है, ऐसा, ये प्लस, ये माइनस, और ये प्लस, और ये तुम्हारा इसका क्या है, देखो फेज वर्ड यूज करते हैं, हालांकि फिजिक्स में पढ़ाएंगे तुम लोग, वेव में टेंशन मत लो। इसका क्या, पहला लो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी जस्ट उसका उल्टा, जहां पे उसका प्लस है वहां पे इसका माइनस है, जहां पे उसका माइनस है वहां पे इसका प्लस है। ये माइनस, ये प्लस, और ये तुम्हारा माइनस, ये दोनों को तुम कंबाइन करा दी, साई1 प्लस साई2 तुम कर दिए। रिजल्टेंट जो वेव आएगा, प्लस माइनस क्या कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल। अब यहाँ ध्यान देना, एग्जैक्टली इसका जितना प्लस होगा उतना एग्जैक्टली इसका माइनस होगा, तभी पूरा जीरो हो पाएगा। ये अगर +4 है, ये अगर -3 हुआ, यानी दोनों का एम्पलीट्यूड अगर सेम है, यानी A1 अगर A2 के इक्वल है, तो फिर उतना पॉजिटिव उतना नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। बट अगर
सेम मैग्नीट्यूड नहीं हुआ, +4 -3 तो घटेगा, लेकिन घट के 0 नहीं होगा। समझ पा रहे हो, मैथमेटिकल नंबर्स वेट समझ सकते हो। तो जनरली ध्यान रखना, आगे कंडीशन पर होगे, हम लोग ये मान के चलते जो तो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहा है ना, उसका एनर्जी कंपेरेबल है, लगभग सेम ही है, लगभग सेम ही है। एम्पलीट्यूड तुम सेम मान के चलोगे, बट सेम ही हुआ कोई जरूरी नहीं है, बट यहाँ पर हम लोग लेके चल रहे हैं कि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम ही है, लगभग इक्वल है, इसीलिए जो रिजल्टेंट वेव बचेगा उसमें कुछ नहीं बचेगा, सब 0 हो जाएगा, सीधा सीधा ऐसे पूरा पूरा डिस्ट्रक्ट हो गया, खत्म हो गया, वे बचा ही नहीं तुम्हारे पास। एक वेव ऐसा बच गया जिसके पास एम्पलीट्यूड ही नहीं, 0 हो गया एम्पलीट्यूड, प्लस माइनस सब कैंसिल हो गया, ठीक है। ये डिस्ट्रक्ट, ये भी एमओ है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक है, ये लिखो क्विकली। और दो केस कंसीडर किए, दो वेव कंस्ट्रक्टिव तरीके से इंटरफेयर किया, वहां पे भी एमओ बन रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव तरीके से किया, यहाँ पे भी एमओ बन रहा है, नाम दे दिया गया अलग अलग। ऊपर वाले को बोला जाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और नीचे जो अभी पढ़े हो जिसमें क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है वेव का, बोलोगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लिखो, ये बनाओ और लिखो इस पॉइंट को, दोनों केस में एमओ बन रहा है, ऊपर भी और नीचे। लिखो, ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फाउंड बाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, a molecular orbital formed by constructive interference of atomic orbitals is known as bonding molecular orbital, BMO। वो भी molecular orbital ही है, बट एक टाइप है उसका bonding molecular orbital। और अगले में लिख लो, a molecular orbital formed by destructive interference, जो अभी डिस्कस किए हैं, is known as anti-bonding molecular orbital, ABMO। तो यहाँ पे जो ये डब्बा बना molecular orbital, इसको बोलेंगे anti-bonding molecular orbital। और पिछले पेज में जो बना था इसको बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ से ये भी कंक्लूजन निकला, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग और दूसरा एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग कैसे बनता है, कंस्ट्रक्टिव से, वो कैसे बनता है, डिस्ट्रक्टिव। नाम ही देखो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब जो बॉन्डिंग को सपोर्ट करता हो, एंटी बॉन्डिंग जो बॉन्डिंग होने से अपोज कर रहा हो। होता है क्या, समझो, ये जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है ना, इस केस में क्या होता है, जो नया डब्बा बना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसका एनर्जी हो जाता है कम। ये डब्बा जो बनता है, एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, बट तुम ये सोचोगे इसका एनर्जी बढ़ गया, नहीं, इसका एनर्जी रिलीज हो जाता है। तो एनर्जी रिलीज हुआ तो चीज स्टेबल होता है, स्टेबल होता है तो बॉन्डिंग को सपोर्ट करेगा। एंटी बॉन्डिंग में क्या हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे को वैनिश कर दे रहा है, तो अनस्टेबिलिटी उससे आता है, इसलिए उसको बोला एंटी बॉन्डिंग। वो बॉन्डिंग का एंटी है और ये बॉन्डिंग को सपोर्ट कर रहा है। हालांकि बॉन्डिंग दोनों से होता है, ऐसा नहीं है कि यही सिर्फ पार्टिसिपेट करता है, बट वो बॉन्डिंग में उसका एनर्जी ज्यादा होता है, एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी कम होता है। इस केस में एनर्जी रिलीज होता है। डायग्राम आगे बनाएंगे, ठीक है, अगर आप डायग्राम आगे बनाएंगे फिर वहां पर और क्लियर हो जाएगा। अगला तुम लोग का होमवर्क ये घर पे जाकर के डीएम और एबीएम में पढ़ना है, टेबल बनाना डिफरेंस का और ग्रुप में शेयर करना। कोई मैसेज किया कुछ, क्या ज्यादा स्टेबल कौन होता है? देखो बॉन्डिंग बोलेंगे, बॉन्डिंग वाला ज्यादा स्टेबल होगा, लिख लो। यही तुम लोग करके आना घर पे, ऐसे बोल दिए सारा पॉइंट हम, पर तुम लोग आपस में बुक पढ़ना है, सारा बुक में लिखा हुआ है। टेबल एक बनाना है बॉन्डिंग का, एंटी बॉन्डिंग का। पहला 2-3 डिफरेंस ऐसे ही बोल सकते हो कि कंस्ट्रक्टिव से बनता है, डिस्ट्रक्टिव से बनता है, इसमें एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, उसमें एम्पलीट्यूड घट जाता है। अभी एक बोल ही दिए, बॉन्डिंग में एनर्जी क्या होता है, कम, जिसके कारण बॉन्डिंग वाला ज्यादा स्टेबल होता है, जो फर्स्ट में डिस्कस किया। एंटी बॉन्डिंग में एनर्जी बढ़ जाता है तो वो अनस्टेबल करता है, अनस्टेबल करता है मॉलिक्यूल को, तो वो तुम्हारा हो गया, उसका एनर्जी ज्यादा होता है। तो ये सब पॉइंट तुम खुद से नोट कर सकते हो रिलेटिव, ठीक है, बुक से भी देखकर करना, ग्रुप में शेयर करना, ठीक है। और कुछ में ऐड करना होगा तुम कल ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा ये बेसिक हो गया, ठीक है, बेसिक हो गया। और ये सब चीज ऐसा है कि ये क्वेश्चन सब कभी अगर लिख के आ जाए कि ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फाउंड बाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसमें काम आने वाला है। बट जनरली उस तरह क्वेश्चन नहीं आता, जो क्वेश्चन आता है वो पार्ट अपना भी बचा हुआ, वो बोलेंगे तुमको 20 मिनट का डिस्कशन, उसी से क्वेश्चन जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा ये हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा एनसीईआरटी का बुक देख लो,
अगर तुम लोग के सामने है तो। अब चलो, अब जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो है, देखो अब यहाँ देखो एक दिए हुआ है, नेक्स्ट पेज मैंने मैंने पेज अलग है, एक दिया हुआ है, देखो यहाँ टाइटल है कंडीशंस फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। दिखा क्या सब लोगों को? कंडीशंस फॉर द कॉम्बिनेशन, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो ऐसा नहीं है कोई भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिल जाएगा और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देगा। उसका भी कंडीशन है, वो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी मिल पाएगा और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना पाएगा। वो किसी भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच ऐसा पॉसिबल नहीं। तो वही कंडीशंस कुछ है, पढ़ो देखो क्या क्या कंडीशन। जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहा है उनका एनर्जी कंपेरेबल होना चाहिए, सेम एनर्जी दी हुआ, देख लो, नियरली द सेम एनर्जी, मतलब हाइब्रिडाइजेशन में ही बोले थे ये पॉइंट हम। जो दो कंबाइन कर रहा है, बहुत ज्यादा गैप होगा एनर्जी का, फिर दोनों कंबाइन नहीं कर पाएगा। दोनों का कंपेरेबल होना चाहिए, सेम एनर्जी हो तो भी चलेगा, बट बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। वैसा दो एटॉमिक ऑर्बिटल बोले, मतलब सोच के देखो, H2 मॉलिक्यूल बना तो 1s ऐसा नहीं है 2p के साथ मिल जाएगा, 1s 2p में एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, गैप ज्यादा है, तुम जानते हो। तो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल 2p एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ मिल करके MO नहीं बना पाएगा। 1s 1s के साथ कर सकता है बिल्कुल, 2p 2p के साथ कर सकता है, दोनों का एनर्जी सेम है। 2s 2s के साथ कर सकता है। तो जो तुम अभी O2 का बात कर रहे थे, हालांकि डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं, इसमें भी 1s 2s 2p है, दूसरे एटम में 1s 2s 2p है। तो होगा क्या, इसका 1s इसके 1s के साथ मिलेगा, 2s 2s के साथ मिलेगा, 2p 2p के साथ मिलेगा और ये MO बनाया करेगा, क्योंकि इनका एनर्जी सेम है। अब 1s 2s के साथ नहीं मिल जाएगा, 1s 2p के साथ नहीं मिलता। वही ये पहला पॉइंट बोलना चाहता। और देखो तो कोई पॉइंट कंबाइनिंग एटॉमिक वुड हैव सेम सिमेट्री। हाँ, इसका मतलब क्या वो समझ, इसका मतलब क्या वो समझ, ये बोल रहा है जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहा है, MO बनाने को चाह रहा है या बनाने वाला है, उन दोनों का पहला तो एनर्जी गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए, सेम एनर्जी होना चाहिए, लगभग सेम होना चाहिए। दूसरा, उन दोनों का एक्सियल सिमेट्री सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, px ऑर्बिटल किसके अलोंग है, x के अलोंग, तो वो x के अलोंग वाले के साथ ही कर पाएगा, px के साथ ही करेगा, px py के साथ नहीं करेगा। तुम ये बोल सकते हो क्या px py का एनर्जी तो सेम है, तुम बोलेगा बिल्कुल सही बात है, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड है, px py का एनर्जी सेम है, लेकिन px और py का सिमेट्री सेम नहीं, ओरिएंटेशन सेम नहीं, px x के अलोंग है, py y के अलोंग है, दोनों में नहीं हो पाएगा कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू एमओटी। ये कंडीशन है इसका। और कुछ देखो, मतलब तो खुद से भी समझ सकते हो। देखो थोड़ा The combining atomic orbitals must overlap to the maximum ओवरलैप ठीक ठाक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा टच कर लिए हो गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक ठाक ओवरलैप होना चाहिए, वो चीज बोलना चाहता हूँ। ठीक है, हो गया, बस हो गया, तो कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ खास है। तो ये तुम लोग को नोट करना है, नोट्स में खुद से नोट्स कंप्लीट कर लेना, ठीक है, क्योंकि भैया ऊपर नोडल प्लेन के बारे में दिया हुआ था। हाँ, नोडल प्लेन हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में कवर करेंगे, बोले हुए तुम लोग, वहां पे हमको नोडल प्लेन, नोड्स, रेडियल नोड, एंगुलर नोड वगैरह वगैरह बहुत सारा होता है, सारा हम एक जगह वहां कलेक्ट करने वाले हैं, टेंशन मत। वापस से लिंक हम भेजते हैं, ठीक है, मीटिंग एंड होने वाला।